डाला मुझे। हम पाकिस्तान का किस्मत तब्दील करेंगे। आज ये पाकिस्तान और अवाम एक थे, एक हैं और एक रहेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आज बड़े चंद अहम मुद्दात हैं जिनके हवाले से बात करेंगे। ईरान अमेरिका जंग कि क्या इस्लामाबाद MOU वाकई ख़त्म हो चुका है? अमेरिका ने तो कह दिया कि ये MOU ख़त्म हो चुका है। ईरान कह रहा है कि अगर अमेरिका इस MOU की पाबंदी नहीं करेगा तो फिर मुआहदे एक तरफा नहीं होते। दोनों तरफ से धमकियाँ भी जारी हैं, झड़पें भी जारी हैं, एक दूसरे पे हमले भी जारी हैं। अमेरिका बराह रास्त ईरान पे हमले कर रहा है। ईरान बिलवास्ता अमेरिकी फ़ौजी अड्डों पे दीगर ममालिक में हमले किए चले जा रहा है। दरमियान में ये जो खबर है कि इस्लामाबाद MOU का खात्मा हो चुका है, लेकिन इसके साथ साथ पाकिस्तान की तरफ से इस बात पे जोर दिया जा रहा है कि सालसी के अलावा, मुज़ाकरात के अलावा और कोई रास्ता मौजूद नहीं है। तो ये जो बनते टूटते मुआहदे हैं, इसमें पाकिस्तान या सालिस दीगर कब तक अपना किरदार अदा कर सकते हैं, या कब तक इस बात की गारंटी दे सकते हैं कि दोनों फरीक़ैन जिनके दरमियान दहाइयों का बल्कि ये कहा जाए कि सदियों का एक मिसट्रस्ट मौजूद है, वो ख़त्म हो जाएगा या वो पाटा जा सकेगा, उस खलीज को पाटा जा सकेगा। और कब तक ये जिम्मेदारी पाकिस्तान अपने कंधों पे उठाता रहेगा, क्योंकि पाकिस्तान के अपने अंदरूनी दीगर मसाइल भी हैं। मिसाल के तौर पे बलूचिस्तान का एक बहुत बड़ा मसला है। बलूचिस्तान सुलग रहा है और वहाँ पे इस वक्त ऑपरेशन शाबान भरपूर क़ुव्वत के साथ, भरपूर कामयाबी के साथ जारी है। सवाल ये भी करेंगे आज के प्रोग्राम में कि क्या बलूचिस्तान का ये ऑपरेशन हतमी और फाइनल है? इसके अलावा कुछ दीगर डोमेस्टिक मसाइल भी हैं पाकिस्तान के, जिनमें सियासी मसाइल भी सर फहरिस्त हैं। इस हवाले से एक ख़बर आई, अंसार अब्बासी साहब ने आज ख़बर दी। उन्होंने लिखा कि अपने केसेस ख़त्म करवाने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत से पसे पर्दा बैकडोर राब्ते कर रही है। और केसेस कौन से हैं जी? इमरान खान का अलकादिर ट्रस्ट केस है और अलीमा खान के ख़िलाफ़ 26 नवंबर का एक तशद्दुद का केस है। तो उसमें PTI चाहती है कि केसेस डिले हो जाएँ, इनके फ़ैसले ना आएँ, इनकी अपीलें ना सुनी जाए। इसमें हुकूमत से राब्ते कर रहे हैं। जो कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर है महमूद खान अचकज़ई, उनको मुबैना तौर पर टास्क दिया गया है कि राना सनाउल्लाह से राब्ता करें। जो सेनेट में अपोजिशन लीडर हैं अल्लामा राजा नासिर अब्बास, उनके बारे में खबर है कि उनको मुबैना तौर पर टास्क दिया गया है एक ऐसे वफाकी वज़ीर की तरफ जो एस्टैब्लिशमेंट के करीबी समझे जाते हैं। तो क्या ये वफाकी वज़ीर मोहसिन नकवी तो नहीं है? क्योंकि मोहसिन नकवी से पहले भी बहुत मुलाकातें हो चुकी है, अलीमा खान की भी मुलाकात हो चुकी है, दीगर की मुलाकातें भी हो चुकी हैं। बहरहाल इन सब मामलात पे बात करते हैं। सबसे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर मरकज़ी रहनुमा हैं, सेनेटर हैं, सेनेट में पार्लियामेंट्री लीड PTI के सेनेटर बैरिस्टर सैयद अली ज़फ़र साहब। सर, जो सियासी इशूज़ हैं उन पर तो आपसे मैं सवाल करूँगी आगे चल के, लेकिन पहले अमेरिका ईरान, क्या आप समझते हैं कि इस्लामाबाद MOU ख़त्म हो चुका है? और अगर ये ख़त्म हो चुका है तो फिर सेकंड ऑप्शन क्या है, फिर हल क्या है आगे? देखें, बड़ा आपने अहम सवाल पूछा। बिल्कुल, जब ये MOU हुआ था तब आपके ही प्रोग्राम पे मैंने आके कहा था कि इसमें हमें बड़ा ख्याल रखना है कि ये MOU है और इस पे अमल दरामद होता है, ये बाकायदा एग्रीमेंट में एक तरह से आता है कि नहीं आता, या ये MOU नहीं ख़त्म हो जाता। ये एक बड़ा मेजर क्राइसिस हो सकता है। पाकिस्तान ने अपना किरदार बड़ा अच्छा अदा किया था और करता रहा है, करता जा रहा है। इस हद तक कि हमने MOU करा लिया और इस हद तक कि हमने अपनी कोशिश करते रहे और कर रहे हैं कि ये MOU वाकई ही एक एग्रीमेंट की शक्ल में आ जाए। लेकिन बदकिस्मती से जो खदशे थे वो नज़र आते हैं सामने के अभी ये इतना मुस्तहकम नहीं हुआ MOU के ये एग्रीमेंट की शक्ल में तब्दील हो जाए। यकीनी तौर पे यूनाइटेड स्टेट्स का भी और ईरान का भी और इसमें जो अरब ममालिक हैं और पाकिस्तान और पूरी दुनिया का ये ख्वाहिश होनी चाहिए कि ये अमन कायम हो। लेकिन ईगोज की बात आ जाती है, स्ट्रेटजीज की बात आ जाती है। ऊपर से इसराइल और जो हिंदुस्तान है वो अपना खेल खेल रहा है। तो ये एक बहुत मेजर पाकिस्तान के लिए क्राइसिस हो सकता है अगर ये जो MOU है ये ख़त्म हो जाए और जंग जो है पूरी तरह छिड़ जाए। अभी मैं नहीं नाउम्मीद हुआ। मैं उम्मीद रखता हूं कि ये MOU है, उसमें आई हैं दरारें आई हैं, लेकिन उसको अभी भी एक तरह से ठीक किया जा सकता है सारे मामला को। तो सेंटर साहब, आपने जिस तरह आपने भी कहा कि दरारें आई हैं इस MOU में, लेकिन उनको ठीक किया जा सकता है, तो ये दरार लाने का जिम्मेदार कौन है? आप किसको जिम्मेदार समझते हैं? नंबर 1
نمبر 2، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وزیر اعظم شہباز شریف قطر میں ہیں، اگرچہ وہ تعزیت کے لیے ہیں لیکن وہاں پہ ظاہر ہے ایران امریکہ کے حوالے سے بات ہو سکتی ہے، ایک ونڈو تو موجود ہے، فیلڈ مارشل ترکی میں موجود ہے، ظاہر ہے وہاں پہ ایران امریکہ انڈر ڈسکشن آئے گی وہ سچویشن، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس پہ واپسی ممکن ہے اسلام آباد ایم او یو پہ، یا پاکستان کی یہ کوششیں کامیاب ہو سکتی ہیں؟ لیکن کب تک پاکستان یہ کوششیں کرتا رہے گا یا کرتا رہنا چاہیے؟ ہمارے اپنے بھی اندرونی بہت سے مسائل ہیں۔ دیکھیں، یہ یہاں تک تو بڑی سمپل جواب ہے کہ کوشش تو جاری رکھنی چاہیے، جی کیونکہ یہ ہمارے ملک، پوری دنیا کے نیشنل انٹرسٹ میں بھی ہے، ہمارے نیشنل انٹرسٹ میں بھی ہے جی کہ ہم یہ سمجھوتے کو ایک طرح سے اپنی منزل تک پہنچائیں۔ تو کوشش تو کرنی چاہیے۔ اب کیا وہ کامیاب ہوتی ہے کہ نہیں، اس میں کس کی غلطی ہے؟ obviously غلطی ایک ملک کی ہے جس نے حملہ کیا۔ جب بھی حملہ کیا، جو بالکل میری نظر میں ایسا حملہ تھا جو کہ اس کا کوئی جواز نہیں تھا، تو پھر دوبارہ شروع کرنا انہی کی ذمہ داری ہے۔ جو ایران ہے وہ تو اپنے اصولوں پہ قائم ہے، ان کے اوپر حملہ ہوا، پھر بھی انہوں نے ایم او یو کیا، اور یہ ایک اچھی سٹیپ تھی، لیکن اب اس کو پوری طرح عملی جامہ پہنانا یہ امریکہ کا کام ہے۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ ختم ہوتا ہے تو اس کی بہت حد تک ذمہ داری امریکہ پہ ہوگی۔ امریکہ کے پیچھے کون ہے، اسرائیل ہے، کیا ہے، وہ الگ باتیں ہیں، لیکن یقینی طور پہ آپ نے پوچھا کون اس کا ذمہ دار ہوگا، تو میں نے آپ کو اپنی دانش میں جو سمجھ آئی میں نے آپ کو جواب دیا۔ اب جہاں تک تعلق ہے کہ پاکستان کے اندرونی حالات جو آپ نے بات کی، یہ اور بھی اہم ہیں، کیونکہ آپ دیکھیں کہ بلوچستان میں آپ نے بات کی، بالکل درست فرمایا، وہاں ایک کرائسس ہے، اور وہ کرائسس جو ہے ہماری افواج پاکستان بھی اس کے ساتھ ڈیل کر رہی ہے، وہاں کے لوگ بھی ڈیل کر رہے ہیں، لیکن کرائسس ہے، اور اس کرائسس کو صرف طاقت سے حل نہیں کیا جائے گا، اس کے لیے آپ کو ایک نظام ایک طرح سے تبدیل کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ کو وہاں واپس ڈیولپمنٹ لانی پڑے گی، ڈیولپمنٹ سے ہی یہ ساری الٹیمیٹلی جو فیصلے ہونے ہیں، وہاں جو امن آنا ہے بلوچستان میں، اسی طرح آئے گا۔ اسی طرح آزاد کشمیر میں آپ نے دیکھا کہ وہاں بھی مسائل بن رہے ہیں، تو یہ سارے جو ایشوز ہیں جس کا آپ نے ذکر کیا اور میں نے بھی کیا، اس کا حل الٹیمیٹلی پاکستان کے اندر جو سیاسی ماحول ہے اس کو درست کرنا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ہی اب اہمیت کا، یعنی جو ساری کنسنٹریشن ہونی چاہیے وہ اس پہ ہونی چاہیے کہ ہم نے اس کو کس طرح اپنے سیاسی ماحول کو درست کرنا ہے اور جمہوریت کو قائم کرنا ہے۔ لیکن بلوچستان میں اس سیاسی یگانگت کی، اس سیاسی مفاہمت کی، اس کی کوئی کمی نہیں ہے، بلکہ بلوچستان میں جو آپریشن شابان سٹارٹ ہوا ہے تو تمام سیاسی جماعتیں، سب بلوچستان اس پہ یک زبان ہے، تو وہاں کا تو یہ ایشو نہیں ہے فی الحال ایز آف اسپیک کہ بلوچستان میں آپریشن کے خلاف کوئی بات ہو رہی ہو، یا وہاں کہا جائے کہ نہیں جو آپریشن اس کا مسئلے کا حل نہیں ہے۔ میں نہیں کہہ رہا کہ آپریشن حل نہیں ہے، میں کہہ رہا ہوں وہ حل ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں ڈیولپمنٹ کی بہت ضرورت ہے وہاں۔ بلوچستان کے جو مسائل ہیں وہ اگر ہم سمجھیں یا اس پہ کبھی آپ ڈیبیٹ کریں اور پروگرام کریں ڈیٹیل میں، تو آپ کو نظر آتا ہے کہ بہت ساری ان کی جینوئن ڈیمانڈز بھی ہیں، اور اس قسم کے مسئلے میں ہمیشہ حل یہ ہوتا ہے کہ آپ وہاں کی ڈیولپمنٹ کریں، وہاں کا جو نوجوان ہے اس کو روزگار فراہم کریں۔ وہاں بڑا ٹیلنٹڈ لوگ ہیں۔ آج میں ہماری انٹرویوز بھی ہو رہے تھے ججز کے، بڑے اچھے لوگ وہاں وکیل جو ہیں وہ جج بننے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ اور وہاں کی بیوروکریسی دیکھیں، وہاں کی یوتھ کو دیکھیں، ہونہار لوگ ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ کے پاس روزگار نہیں ہوگا تو پھر آپ غلط کام یا غلط طرف آپ کا دھیان جائے گا، اور آپ کی جو obviously اگر آپ اپنے آپ فیملی کو آپ کھانا نہیں دے سکتے، ان کا خیال نہیں رکھ سکتے، تو پھر آپ کو ایک طرح سے جو عناصر ہیں، جو ہندوستان ہے آپ کا، دوسرے ممالک بھی ہیں جو وہاں ڈی اسٹیبلائز کرنا چاہتے ہیں بلوچستان کو، ان کو موقع مل جاتا ہے۔ تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ فورس تو بہت ضروری ہے، وہ تو یقینی طور پہ اس پہ سب کی کنسنسس ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ لانگ ٹرم ڈیولپمنٹ کی بہت ضرورت ہے۔ ہم نے بہت اگنور کیا ہے اس
सूबे को। बिल्कुल दुरुस्त, बिल्कुल दुरुस्त। जो सियासी माहौल की आपने बात की है, ज़रा इस डिबेट को एक्सपैंड करते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ लेके आते हैं। आप लोग भी सियासी माहौल प्रोवाइड करने का एक मुतालबा कर रहे हैं। उसमें खबर आ गई आज, अंसार अब्बासी साहब की खबर है, रेप्यूटेड सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उनकी खबर है कि जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत से राब्ते कर रही है, केसेस के हवाले से अदालती कार्रवाई में ताख़ीर चाहती है, अलकादिर केस को नहीं चाहती कि वो अपील सुनी जाए सज़ा के ख़िलाफ़। 26 नवंबर अलीमा खान का केस वो चाहते हैं जी वो भी ताख़ीर का शिकार हो जाए, उसमें फ़ैसला ना आए। तो टास्क दे दिए हैं, अचकज़ई साहब को टास्क दे दिया गया है कि राना सनाउल्लाह से रब्ता करें, अलामा राजा नासिर अब्बास को टास्क दे दिया गया है कि जी गालिबन मोहसिन नकवी से रब्ता करें, एस्टैब्लिशमेंट के करीबी एक वफाकी वज़ीर, नाम तो यही आता है गालिबन। तो क्या वाकई ऐसा हुआ है सर? अगर ऐसा हुआ है तो फिर ये क्या चल रहा है? देखें, ये तो इतनी जो मेन खबर है वो तो बहुत पुरानी है कि खान साहब ने लीडर ऑफ द अपोजिशन अचकज़ई साहब और लामा साहब जो लीडर ऑफ द अपोजिशन है सेनेट में, उनको मैंडेट दिया है कि आप जो समझते हैं बेहतर है आप मुज़ाकरात भी करें, बातचीत भी करें और मामले को आगे बढ़ाएं। ये तो मैंडेट बहुत पहले दे दिया था। अब उसमें अगर कोई पेशरफ्त कर रहे हैं वो और अगर कोई उसमें ऐसी बात है जो अभी आप जिसका जिक्र कर रहे हैं कि अखबार में खबर आई, तो वो उन्होंने शेयर नहीं किया। मेरी मुलाकात उनसे हुई थी कुछ दिन पहले अचकज़ई साहब से भी, तो उन्होंने मेरे साथ बड़े हम सेनेटर्स उनके साथ बैठे थे और हम स्ट्रेटजीज बना रहे थे, उसमें इस बात का जिक्र नहीं किया। तो अगर ये ऐसी कोई खबर है कि उनको किसी ने मैंडेट दिया है कि वो जाके बात करें हुकूमत से या किसी मिनिस्टर से, तो वो मेरा ख्याल है कि किसी इंडिविजुअल लेवल पे बात हुई होगी। पार्टी का कोई ऐसा अभी तक डिसीजन या फैसला लेकिन आप नहीं इसको है। रूल आउट नहीं कर रहे, आप कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं कोई बात हो सकती है, आप इसको रूल आउट नहीं कर रहे हैं एंटायरली। हो सकती है किसी ने की हो, लेकिन जैसा मैंने कहा इंडिविजुअल बेसिस पे है। हाँ। वो कोई जो पार्टी है उसमें डिस्कशन नहीं हुई इस पे। हाँ, लेकिन इससे अगर किसी ने इंडिविजुअल लेवल पे की भी है तो इससे पार्टी की साख को तो नुकसान पहुंचेगा ना। कि आप के पार्टी का बयानिया ये है कि जी हम केसेस में कोई रिलीफ नहीं चाहते, हम कानून का मुकाबला करेंगे, हम जुल्म का मुकाबला करेंगे, लेकिन बैकडोर पे राब्ते। देखें, जहां तक केसेस का ताल्लुक है, मुझे नहीं लगता कि मेरी जब तक खान साहब से बात होती थी उन्होंने बड़ा वाज़े तौर पे कहा था कि केसेस में मैं इसकी जंग जो है मैं कानूनी लड़ूंगा चाहे जैसा भी हो। मैं अपने लिए पर्सनली कोई कंसेशन की ना बात करूंगा ना बात करना चाहता हूँ। केसेस मेरे खिलाफ बेबुनियाद हैं और मैं नहीं समझता कि इसमें किसी किस्म की मैंने किसी से कंसेशन लेना है या एनआरओ लेना है। तो वो तो वहाँ उनकी बात तो बिल्कुल वाजे है और क्लियर है। और दूसरी बात यह है कि मैं नहीं समझता कि कोई हुकूमत से बात करके कोई केसेस में कोई रियायत मिल भी सकती है। केसेस अपनी जगह हैं, उसमें स्ट्रैटेजी हमारी चाहे ये हो कि हम उसमें फैसला चाहते हैं या नहीं चाहते, वो तो एक अलग लीगल स्ट्रैटेजी है। और उसमें अदालत है और हमारे वकला हैं। अदालत किस तरह फैसला करती है, किस तरह करना चाहती है फैसला, वो बहस के बाद ही पता चलेगा। लेकिन मैं नहीं समझता कि कोई कंसेशन हुकूमत से मांग सकता है। तो अगर ऐसी कोई खबर आई, जैसा मैंने कहा कि मुझे ऐसी खबर का कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, ये पार्टी का फैसला नहीं होगा। ये अगर इंडिविजुअल का फैसला होगा कि मैं कोई ऐसी बात करना चाहता हूँ तो इंडिविजुअल लेवल पे होगा, ये पार्टी का फैसला नहीं। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया सेंटर बैरिस्टर सैयद अली ज़फ़र साहब आज प्रोग्राम के लिए खास तौर के लिए। एक ब्रेक का वक्त हुआ है जी, प्रोग्राम में ब्रेक लेते हैं और उसके बाद दीगर अहम मुद्दात के हवाले से खासतौर पर ईरान अमरीका सीज़ फायर कैसे मुमकिन हो सकता है, क्या पाकिस्तान की कोशिशें कामयाब हो सकती हैं, इस पर मजीद बात करेंगे आफ्टर शॉर्ट एंड क्विक ब्रेक। स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और बात करेंगे पाकिस्तान के साबिक सेक्रेटरी खारजा एजाज अहमद चौधरी मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, थैंक यू वेरी मच प्रोग्राम के लिए वक्त देने पे। आप क्या समझते हैं कि क्या इस्लामाबाद एमओयू वाकई ख़त्म हो चुका है? अमेरिका ने तो कह दिया कि हमारी तरफ से ख़त्म है, इट्स ओवर। क्या प्रेसिडेंट ट्रंप के बयान को आप हतमी समझते हैं? बिकॉज ईरान भी कह रहा है कि मुआहदा एक तरफा तौर पर नहीं हो सकता, अगर अमेरिका पासदारी नहीं कर रहा तो हम भी नहीं कर रहे। तो क्या वाकई समझा जाए कि इस्लामाबाद एमओयू इज़ ओवर, या अभी भी कोई रमक या अभी भी कोई उम्मीद की किरण बाकी है? देखिए, दोनों के पास अल्टरनेटिव कोई नहीं है जी, सिवाय एमओयू के। जी, एक वक्ती हिजान आया है और उसकी वजह से अमरीकी ये समझते हैं
कि हमने तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर ये लिख दिया था पर्शियन गल्फ के अंदर कि आपने इंटरनेशनल वाटरवे होने के हवाले से सारे शिप्स जाएंगे। ईरानी समझते हैं कि नहीं, आपने पैरा 5 ऑफ एमओयू में लिख दिया था कि हमारी अरेंजमेंट होगी तो इसके तहत हम उसको कर रहे हैं, जो शिप नहीं मानेगा हमारी बात हम उसको कोर्स। तो ये तो लीगल पोजीशन दोनों ने अपनी अपनी सिलेक्टिव लीगल इंटरप्रिटेशन रखी है। जो मिलिटरीली अगर आप देखा जाए तो वहां पे तेहरान का ये ख्याल है कि भाई हमारे सारे मसाइल जो हैं वो यहाँ पे ये गल्फ के जो खलीजी रियासतें और खलीज का पानी यही इस्तेमाल हुए हमारे खिलाफ, तो इसलिए हम कोई हॉस्टाइल एक्टिविटी नहीं चाहते। तो अब हमारे हाथ में ये लेवरेज आ गई, हम इसको छोड़ेंगे नहीं। तो वाशिंगटन वाले ये कहते हैं कि हम ये कभी भी नहीं हो सकता कि ये सारी की सारी खलीज और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज आप किसी एक मुल्क पर छोड़ दें। तो चुनाचे दोनों इस वक्त दोबारा पंजा आजमाई कर रहे हैं। दोनों इस वक्त बड़ी यानी एक किस्म की रस्साकशी इसके ऊपर जारी है। लेकिन कब तक? लेकिन अब ईरान के ऊपर ईरान को भी इसकी कीमत अदा करनी पड़ रही है और अमेरिका को भी कीमत अदा करनी पड़ रही है। ईरान को कीमत ये अदा करनी पड़ रही है कि वो अमेरिका और इसराइल जिसके दरमियान पहली बार एक दरार पैदा हो गई थी, आज वो दोबारा करीब होते नजर आ रहे हैं। खलीज दूसरी कीमत ये अदा करनी पड़ी कि वो खलीज की रियासतें जो ये समझ रही थी कि अमेरिका हमें सिक्योरिटी अम्ब्रेला नहीं दे सका, वो अब यहाँ से चला जाएगा, तो वो अब वो दोबारा सोच में पड़ गई है। तो क्या फिर हमें ईरान के साथ डील करना पड़ेगा? तो इस वजह से ये दो कीमतें, अब तीसरी कीमत भी आ गई है जो दोनों के लिए शायद है। अच्छा, अमेरिका के लिए क्या कीमत? अमेरिका के लिए कीमत हो जाएगी कि भाई वो तो अपनी तरफ से न्यूक्लियर प्रोग्राम के लिए तो जंग शुरू की थी उन्होंने सारी की सारी, तो वो जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो तो पीछे रह गया और ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज गलबे पड़ गई। तो बड़ी सियासी कीमत अदा करनी पड़ रही है डोनाल्ड ट्रंप साहब को, जिन्होंने JCPOA से बड़े हकारत से उसको रद्द किया था। अब तीसरी जो कीमत जो दोनों के लिए पड़ रही है कि अब अमेरिका उनके ऐसी चीजों पे हमले कर रहा है कोस्टल एरियाज पे जिनमें ऑयल इंस्टॉलेशंस भी शामिल हैं, पावर इंस्ट्रक्चर्स भी शामिल हैं। तो कल को ईरान भी अगर जवाब देने लग जाए और खलीजी रियासतों की ऑयल फैसिलिटीज को तबाह करना शुरू सोच ले, तो आप सोचें कि उसकी कॉस्ट सारी दुनिया की इकोनॉमी को देनी पड़ेगी, क्योंकि वो तो तबाही ऐसी फैलेगी कि जो किसी के काबू नहीं आएगी। चुनाचे मुझे ये लगता है कि ये दोनों के पास कोई चारा नहीं है सिवाय इसके कि उस MOU पे वापस आए। ये एक वक्ती हिजान है, हफ्ता 10 दिन की बात है और सालसीन इसमें आएंगे ही आएंगे और इनको वापस आना पड़ेगा। ये सस्टेनेबल नहीं है ये वाला जो कॉन्फ्लिक्ट है। ठीक है, आप कह रहे हैं कि वक्ती है जान है, हफ्ता 10 दिन के बाद है, उसके बाद वापस आना पड़ेगा। तो ये वापसी क्या वाकई सिर्फ हफ्ता 10 दिन के अंदर मुमकिन हो सकती है? एक तो ये चीज़, दूसरा ये कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कतर में हैं, ताज़ियत के लिए हैं, लेकिन मुमकिन है विंडो तो ओपन है कि वहाँ पे अमेरिका ईरान के हवाले से बात भी हो जाए, बिकॉज कतर भी एक बड़ा सालिस है। फील्ड मार्शल तुर्की में है, वहाँ पर डेफिनेटली ईरान अमेरिका सूरत हाल के हवाले से बातचीत होगी। तो ये जो पाकिस्तान की साइड लाइन पर सिफारती कोशिशें जारी हैं, आप समझते हैं कि हफ्ता 10 दिन के अंदर ये मामला, ये वक्ती है जान जिसको आप कह रहे हैं, वाकई ख़त्म हो जाएगा? और फिर गारंटी क्या है कि उसके बाद ये दोबारा नहीं होगा? वो गारंटी कौन देगा? जी, प्रिकेरियस सिचुएशन तो रहेगी। देखें, ये याद रखिए कि पूरा MOU सिर्फ एक एजेंडा है, 14 नुकाती एजेंडा, जिसके हर मामले के ऊपर बहुत झगड़ा होना है। और आपकी बात बिल्कुल सही है कि दोनों के अंदर बहुत बदएतमादी है, बड़ी शदीद है, बड़ी गहरी है। मैं ये नहीं कह रहा, मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं कि ये जो हिजानी कैफियत है ये सस्टेनेबल नहीं है। लेकिन अब किसी बंदे ने ये हिसाब लगाया कि अच्छा, ईरान अपना तेल तो बेचता रहेगा और $1 फी बैरल लेगा तो इतने पैसे बनाएगा, ये करेगा। तो मैं ये कह रहा था कि ये चल सकता है, ये सस्टेनेबल है कि ईरान अपने तेल बेचे और दूसरों के टैंकर्स रोके? तो क्या ईरान के टैंकर्स पे हमले नहीं होंगे? तो इस वजह से ये भी ईरान को जल्द समझ आ जाएगी कि भाई ये ज्यादा सस्टेनेबल नहीं है, वो भी कुछ नहीं कर सकेंगे। उनका देखें कितनी उनको फायदा हो रहा था, उनके साथ सैंक्शंस उठने वाली थी, उनका तेल बिकना शुरू हो गया था। तो ये सारे फवायद वो कब तक बर्दाश्त कर सकते हैं कि ये चले जाए इनके हाथ से? इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो मौजूदा हिजानी कैफियत है ये यकीनन लौटेगी हफ्ते 10 दिन के बाद। लेकिन मैं ये भी नहीं कह सकता कि उसके बाद दोबारा नहीं होगी, दोबारा होगी। उसकी वजह यह है कि जो मुंजमद तनाजात होते हैं, जो मुंजमद हो जाते हैं, वो बरस चलते हैं। उनमें यही होता है कि एक बार फिर ऐसे लगता है, शोला इतना भड़कता है कि लगता है कि सब कुछ भस्म हो जाएगा और फिर उसके बाद दोबारा बातचीत शुरू हो जाती है। मुझे लगता है कि ये दोबारा बातचीत शुरू करने किए बगैर इनके पास गुजारा कोई नहीं है। हाँ, उसके बाद दोबारा फ्लेयर अप भी हो सकता है और फिर ये काफी देर चलेगा। ये मसला ये इतने आसानी से हल होने वाला नहीं है। ठीक है, ये भी आपने बात दुरुस्त कह दी, आपने बड़ी तफसील के साथ वाज़ेह कर दिया। लेकिन जिस तरह आपने पहले कहा कि जी अमेरिका भी कॉस्ट अदा कर रहा है, ईरान भी कॉस्ट अदा कर रहा है कि जो MOU जो सीज फायर वक्ती है जान में ख़त्म हो गया
आए, तो एक कॉस्ट दुनिया भी बर्दाश्त कर रही है ना, जो तेल की कीमतों के हवाले से है, इंटरनेशनल मॉनेटरी मार्केट्स के हवाले से है। पाकिस्तान पे उसका बहुत बुरा असर पड़ा है। हमारी स्टॉक मार्केट जो आज ओपन हुई है मंदी के साथ ओपन हुई है, पाकिस्तान में पेट्रोल 13, 14, 15 रुपए फिर बढ़ गया है, तो दुनिया को भी तो ये कॉस्ट बर्दाश्त करनी पड़ी है। कब तक? जी, इसीलिए इस दुनिया को हरकत में आना चाहिए। देखिए, अभी तक तो चीन चुप करके बैठा है, मिसाल के तौर पर एक बड़ी ताकत है। चीन को भी बीच में अब आना पड़ेगा, तब तक वो इसका फायदा उठा सकते हैं कि जनाब ये सिलसिले चलते रहें। तो इस वजह से मेरा ये ख्याल है कि सबको बीच में आना पड़ेगा, अपना किरदार अदा करना पड़ेगा। तुर्की है, दूसरे कई लोग हैं, इनको आना पड़ेगा, पाकिस्तान को भी आना पड़ेगा बीच में। जी राइट, बहुत बहुत शुक्रिया एजाज अहमद चौधरी साहब आज प्रोग्राम के लिए वक्त निकालना। अमेरिका अहम तरीन मुद्दे के हवाले से सवालात के जवाब देने के लिए प्रोग्राम में एक ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, मजीद अहम सवालात करते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और मुस्लिम लीग नून से सवाल करेंगे PMLN के सीनियर मरकजी रहनुमा साबिक MNA साबिक विफाकी वजीर मियाँ जावेद लतीफ़ साहब मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम मियाँ जावेद लतीफ़ साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? अच्छा, सबसे पहला सवाल तो मैं आपसे ईरान अमेरिका के हवाले से करना चाहूँगी। आपकी इस पे राय क्या है कि क्या इस्लामाबाद MOU वाकई ख़त्म हो चुका है या अभी कुछ इसमें रिवाइवल के चांसेस बाकी हैं? वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कतर में हैं, क्या वहाँ बात हो सकती है इसके हवाले से, MOU के हवाले से? क्योंकि कतर भी ज़ाहिर है इसमें एक साले से एक पार्टी के तौर पे है, फील्ड मार्शल तुर्की में है, वहाँ पर ज़ाहिर है बात होगी। तो आप क्या समझते हैं कि क्या इस्लामाबाद MOU रिवाइव हो सकता है? क्या पाकिस्तान को बार बार कोशिश करनी चाहिए अमन के लिए? अगर ये बार बार बात बन रही है, मुआहदे बन रहे हैं फिर टूट रहे हैं, तो कब तक पाकिस्तान ये कोशिश करता रहे? हमारे अपने अंदरूनी भी बहुत से मसाइल हैं सर। देखिए, पहली बात तो ये है जो आपने अमेरिका ईरान के हवाले से बात की है, तो बड़ी क्लियर बात है कि अगर ये मुसलमान मुल्क ना होता, किसी और के साथ जंग हो रही होती, तो बहुत पहले एक तो MOU साइन हो जाता, और अगर MOU साइन हो जाता तो उसके बाद किसी जानब से भी उसकी खिलाफवर्जी नहीं होना थी। अब आप देखें कि आप तो ईरान की बात कर रहे हैं, कितने महीनों से, साल से ऊपर हो गया कि आप फलस्तीन के अंदर जो कुछ इजराइल कर रहा है और अमेरिका की सरपरस्ती के बगैर वो मुमकिन है नहीं मुमकिन। अब आगे कि आज मैं देख रहा था कि बरतानवी ममालिक ने और खास तौर पर पाकिस्तान ने इनकलाब के हवाले से ये बात कही कि वो एक दहशतगर्द तंजीम है, उसको पाबंदियां लगनी चाहिए, जो उसको सपोर्ट करेगा, उसकी मामलत करेगा, उसके साथ साथ सजा होगी। भाई ये पाबंदियां नेतन्याहू पे तो नहीं नजर आई, ये पाबंदियां हजारों नहीं लाखों लोगों को कत्लेआम करने वाले नेतन्याहू, जो आलमी अदालत का इश्तिहारी भी है, वो दूसरे ममालिक में जा भी रहा है और उसको तो पूछने वाला भी नहीं है। मगर जो अपने दिफा के लिए खड़ा होता है, अपने हक के लिए खड़ा होता है, उस पर आप इस तरह की पाबंदियां लगाते हो। और अगर ईरान एज कौम खड़ा न होता तो ये MOU भी तक नौबत भी नहीं आनी थी, किसी ने उनको पूछना नहीं था। वो कौम खड़ी हुई है तो ये नौबत आई है कि ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है। अब मेरे सवाल के उस हिस्से का भी जवाब दे दीजिए कि क्या इस्लामाबाद MOU रिवाइव हो सकता है? क्या पाकिस्तान को इसकी कोशिश करनी चाहिए? कब तक ये कोशिश हो सकती है? क्योंकि ना तो अमेरिका की कोई गारंटी है, ना इसराइल की कोई गारंटी है कि वो हमले नहीं रोकेंगे, हमले रोकेंगे या नहीं करेंगे हमले दोबारा से। पाकिस्तान कब तक ये कोशिश करता रहे? हमारे अपने अंदर के इतने मसाइल हैं, बलोचिस्तान का मसला है, दीगर मसाइल हैं। जो आप बात कर रहे हैं इजराइल की, अमेरिका की, इसकी तो कोई गारंटी नहीं है, मगर आप ईरान की गारंटी देने की पोजीशन में हैं। आप दीगर इस्लामी ममालिक जो है, हमसाया ममालिक ईरान के, अगर वो मुदाखलत न करें, वो प्रॉक्सी न बने अमेरिका इजराइल की, उनकी जो है मदद न करें, तो फिर आप गारंटी दे सकते हैं इजराइल की, अमेरिका की भी, कि वो MOU जो साइन हुआ है उसकी पासदारी करेंगे। अगर ईरान खुदा न खास्ता कमजोर होगा तो कोई गारंटी नहीं दे सकेगा। और ईरान जिस तरह खड़ा है अपने हक के लिए, वो खड़ा रहे, तो आप गारंटी भी गारंटी हैं, आप सालस की सालस हैं, आप इस्लामाबाद के अंदर करें, कतर के अंदर करें, सब जो है उसकी पासदारी करेंगे। ईरान के मजबूत
होने की बुनियाद पे। ठीक, अच्छा मियां जावेद लतीफ़ साहब, कुछ पाकिस्तान के अंदरूनी मसाइल की ज़रा बात कर लेते हैं, ख़ासतौर पर बलूचिस्तान, जहाँ पे बड़ी जो सुलग तो रहा है सूबा दहशत गर्दी से, लेकिन दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ जो ऑपरेशन शाबान नया लॉन्च हुआ है बड़ी कुव्वत के साथ, कामयाबी के साथ, वो भी जारी है। लेकिन दरमियान में मौलाना फजलुर रहमान साहब एक स्टेटमेंट दे देते हैं, आपने सुना होगा स्टेटमेंट उनका, क्या कहेंगे आप उनके स्टेटमेंट पे? कितना अफसोसनाक है कि शोहदा के खून की जो है इस तरह से बेतौकीरी की जाए। कोई कर नहीं सकता, लेकिन इस किस्म की गुफ्तगू से लोगों के जहनों में शकूक पैदा करने की एक कोशिश की जाए, जबकि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज साहब तो उनकी आज़ाद कश्मीर की सालिसी कबूल करने को तैयार थे। तो क्या कहेंगे आप मौलाना फजलुर रहमान के स्टेटमेंट पे, जो बलूचिस्तान के हवाले से, अफवाज पाकिस्तान के हवाले से, शोहदा के हवाले से दिया है उन्होंने? मैंने तो ना वो स्टेटमेंट सुना है, इसलिए मैंने सुना नहीं या देखा नहीं, तो मैं उस पर तबसरा करने की पोजीशन में नहीं हूँ। हाँ, ये बात मैं जरूर कहने में हक बजानब हूँ कि आज जो आपको नजर आ रहा है बलूचिस्तान के अंदर, वो आपको आलमी सतह पे जो आप रोल अदा कर रहे हैं, जिनको तकलीफ हो रही है, वो वहाँ फंडिंग भी कर रहे हैं, वो वहाँ उनको सपोर्ट भी कर रहे हैं। और ये पाकिस्तान के अंदर जो दहशत गर्दी है, उसके पीछे इजराइल और भारत, अमेरिका नजर आते हैं। अब देखिए, अमेरिका का आप नाम डरते ना लें, वो अलग बात है, मगर ये बात बड़ी क्लियर है कि आपकी जब जंग हुई इंडिया के साथ, तो एक मौके पर ये कहा गया कि ऐसा नहीं साड़ी गल बंद है तो उसी आप ही फिर फैसला करो। मगर जब पाकिस्तान भारी नजर आया, जब पाकिस्तान फतह से अमतनार होता नजर आया, तो सालस नजर आ गए, फिर वो अमन के भी दाई बन गए। मगर अगर खुदा न खासा पाकिस्तान कमजोर होता तो ये चीजें आपको नजर न आती। अब जो बात आप कर रही हैं बलूचिस्तान के अंदर, मैं वेरी मच क्लियर कि अफगानिस्तान के अंदर आप जिस तरह सपोर्ट करते रहे अफगानियों को, अफगानियों के हकूक के लिए, क्या उसका सिला जो आज रजीम है अफगानिस्तान की इक़्तिदार पे, वो जवाब जिस तरह का दे रही है, अफ़गानी नहीं जवाब दे रहे जिनकी आप मेज़बानी करते रहे, मगर जो आज रजीम वहाँ बैठी है इक़्तिदार पे, उनके मसाइल अफ़गानियों के मसाइल नहीं हैं। उनके मसाइल अपनी कबूलियत के लिए हैं, उनके मसाइल माल के लिए हैं, उनके मसाइल जो हैं वो उन कुव्वतों के साथ जुड़े हैं जो उनको सपोर्ट कर रही हैं माली तौर पे, मगर उनको कोई गर्ज नहीं है कि अफगानियों की मदद होती है या नहीं होती, या जिन्होंने मेज़बानी की पाकिस्तान ने कई साल, उनके साथ हम सलूक क्या कर रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि बलूचिस्तान के अंदर जो कुछ हो रहा है, वो हमारे जो शोहदा हैं, वो हमारे माथे का झूमर है, वो अदारों के हों, वो सिविलियन हों। और मैं यहाँ ये बात ज़रूर अर्ज़ करूँगा कि जो कश्मीर के अंदर आज खेल खेला जा रहा है, बड़ी माजरत से मैं कोई वज़ीर हो, मशीर हो या कोई अपोजिशन का बंदा हो, जो कश्मीरी हैं उनके बारे में एक फौरी तौर पे लफ्ज़ कह देना कि ये कश्मीरी नहीं है, ये ज़्यादती है। मगर जो उनको इस्तेमाल कर रहे हैं चंद लोग, और चंद 100 हैं वो लोग, पूरे कश्मीर के अंदर 200 से 250 लोग हैं ऐसी सोच के जो आपको आवाज़ें वहाँ से सुनने को मिल रही हैं। मगर मेरा गरीदा ये कहना है कि क्या जब आप इस मसल्ला जत्थे के ज़रिए आप बिजली के रेट, आटे के रेट कम कर रहे थे, तो आपको इल्म होना चाहिए था कि आप मकबूल कर रहे हैं अवामी मसाइल के हवाले से इनको जो जत्थे मसल्ला बनाते हैं। तो फिर रावलाकोट का वाक़या होता है, फिर आप इसी तरह करते हैं जब इमरान खान के मसल्ला जत्थे आते हैं, इस्लामाबाद पे बैठते हैं 2014 में, आप उनको सपोर्ट करते हैं, और फिर 9-10 मई होता है। तो मैं कहना कि अब आपने ये चूंकि कोशिश मैंने जो मियां की है जावेद वो लतीफ़ ये साहब, अब आपने चूंकि इमरान खान की बात छेड़ दी है, तो आखिरी सवाल मेरा उसी हवाले से है। अंसार अब्बासी साहब ने आज एक खबर दी है, वो खबर दे रहे हैं कि जी PTI बैकडोर राब्ते कर रही है हुकूमत से। इसका PTI ने कोई तस्दीक तो नहीं की, गालिबन करने की पोजीशन में भी नहीं होंगे, लेकिन वो कह रहे हैं, लिख रहे हैं कि जी वो बैकडोर राब्ते कर रहे हैं कि जो इमरान खान का केस है अलकादिर का, उसमें अदालत से कोई ताख़ीर करवा लें
اور حکومت سے رابطے کریں, حکومت سے منت کریں کہ جی عدالت کے کیس میں کوئی انفلوئنس یوز کریں اور تاخیر کروا لیں, اشرف کو رانا ثناء اللہ سے رابطہ کر لیں, علامہ راجہ ناصر عباس غالباً محسن نقوی سے رابطہ کر لیں, تو کیا حکومت اس پوزیشن میں ہے کہ عدالتی کیسز میں ریلیف دلوا سکے, ان کے کیسز ڈیلے کروا سکے, القادر کا عمران خان کے خلاف اور علیمہ خان کے خلاف 26 نومبر والا؟ دیکھیں حکومت تو خیر اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ عدالت سے کوئی ریلیف دلوا سکے, مگر جو بیک ڈور رابطے ہیں یہ میں بڑا کلیئر ہوں کہ آج رابطے ان کے ہیں حکومت وقت سے. پہلے رابطے وہ جن کا نام لیتے تھے کہ اصل اختیار ان کے پاس ہے, اصل طاقت ان کے پاس ہے, ان سے رابطے ان کے تھے, جو میں کہا بھی کرتا تھا کہ سہولت کاری ہو رہی ہے. میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ جو باہر ہیں پی ٹی آئی کی قیادت وہ بینیفیشری ہے اس نظام کی, اس سسٹم کی, اور اس کا حصہ بننے کے لیے جو اندر ہے جیل کے وہ بےتاب ہے کہ میں کیوں بینیفیشری نہیں ہوں. کوئی نظریے کی جنگ نہیں ہے, کوئی اصول کی جنگ نہیں ہے, کوئی لڑائی اصول کی نہیں ہے. ان کے نزدیک لڑائی جو ہے وہ اقتدار کی ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں ہی اقتدار ملنا چاہیے جو عدم اعتماد کے ذریعے ان سے چھینا گیا, بقول ان کے کہ چھینا گیا. وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا ہی وہ حق ہے, مگر ہم وہی کیا دھرا جو ہے ان کا وہ آج بھگت رہی ہے, ریاست قوم بھگت رہی ہے. بہت بہت شکریہ میاں جاوید لطیف صاحب آج پروگرام کے لیے وقت دینے پہ. دیٹس اے ریپ. یہ تھا پروگرام. I'll see you tomorrow inshallah 8 o'clock on GT. اللہ حافظ.